हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है दिलीप दुबे। हम स्टार्ट करने वाले हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपके इनकम टैक्स के हेड्स ऑफ इनकम का एक पार्ट है, तो हम इसे चालू करेंगे। नॉर्मली मैंने देखा है कि बहुत लोग मतलब मोस्टली लोग रिवीजन थियरी से करवाते हैं, बट मैंने सोचा थियरी तो सब पढ़ाते हैं, तो हम सम्स के साथ करेंगे उसके थियरी के थियरी करेंगे। तो हम सम्स पहले करेंगे, थियरी उसके साथ साथ में पढ़ते जाएंगे। तो उससे क्या होगा, आप सभी को क्या लगेगा कि हम प्रैक्टिकली पढ़ रहे हैं जो सर पढ़ा रहे हैं। तो हम ऐसा पढ़ेंगे कि हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, अगर ज़रूरत पड़ा तो पीछे जाके उसका थियरी पढ़ेंगे पीछे जाके, नहीं तो आपका काम इसी में से हो जाएगा जो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो अभी हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसमें मैं पूरा कवर करूँगा, आपका पूरा इलस्ट्रेशंस और टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चंस। तो आपके टोटली मॉड्यूल में जितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मॉड्यूल एप्लीकेबल फॉर मई 22 एंड नवंबर 22 एग्ज़ाम, तो आप सबको मैं बता दूं कि मैंने ये सब कवर करने वाला हूँ मैं। और मेरा टारगेट होगा मिनिमम से मिनिमम टाइम लेके आपको मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स एंड कंप्लीट क्वेश्चंस करवा दूँ। ठीक है, तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1। तो अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आपको जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगा आप स्क्रीनशॉट ले लेना, या तो आप अपने मॉड्यूल में लिख लेना, या तो आप किसी भी जिस ऑथर की बुक फॉलो करते होंगे उस ऑथर की बुक में आप लिख सकते हो, या तो आप जो भी स्कैनर जो भी यूज़ करते होंगे वो आप उसमें लिख सकते हैं। बट मैं स्ट्रिक्ट टू मेरे मॉड्यूल ही रहूँगा, जो क्योंकि हमारा माई बाप है हमारा मॉड्यूल, तो हम उस पर ही उसी को फॉलो करेंगे। ठीक है बच्चों, लेट्स स्टार्ट। जय श्री ओन 5 हाउस इन इंडिया, ऑल ऑफ विच आर लेट आउट। सबका सब उसने लेट आउट पे दिया हुआ है। कंप्यूट द जेवी ऑफ ईच हाउस फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। हाउस 1 2 3 4 5। म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट, रिसीव्ड और रिसीवेबल। अब मैं आप सबको एक फॉर्मेट लिखा देता हूँ, आपको चाहिए तो आप मोस्टली आप लोगों को पता होगा, बट आपको चाहिए तो आप लिख भी सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, हायर ऑफ अबाव, इसका हायर, और स्टैंडर्ड रेंट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेंट। हायर ऑफ अबाव मीन्स कौन सा, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इस ये दोनों का अबाव उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। विच एवर इज लोअर को लेंगे, लोअर हो जाएगा आपका एक्सपेक्टेड रेंट, उसको कंपेयर करेंगे अपने एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। ये जो मैंने आपको लिखाया है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यही आपको आपके पूरे क्वेश्चन को इजी कर देगा ये फॉर्मेट। तो आप देख सकते हैं मैंने जो लिखा है मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, विच एवर इज हायर को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ। स्टैंडर्ड रेंट और जो ऊपर के अबाव का वैल्यू होगा उसका लोअर वैल्यू लेंगे, उसको हम कहेंगे एक्सपेक्टेड रेंट, और उस एक्सपेक्टेड रेंट को हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट के साथ जो रिसीव्ड हुआ है और रिसीवेबल होगा, तो हम उसके साथ कंपेयर करेंगे। इसमें एक एक्सेप्शन है हायर का, इसका जो हायर होगा मैंने आपको बताया नहीं, इसका जो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट का जो हायर होगा वो हमारा जीएवी हो जाएगा। जीएवी का फुल फॉर्म है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा हायर वैल्यू होगा एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट का हायर वैल्यू हमारा जीवी हो जाएगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, जो उसमें अगर वैकेशन का केस होगा, वैकेट है, अगर वो प्रॉपर्टी पे कोई रह नहीं रहा है, रेंट पे नहीं दिया है, तो उसका एक एक्सेप्शन है, वो मैं बाद में बताऊंगा सम के साथ कराते कर। तो नाउ हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, मैं आपको इसी में करवा देता हूँ। म्यूनिसिपल रेंट और फेयर रेंट विच इज हायर, तो क्या हो जाएगा आपका 90,000। अब नॉट NA मीन्स नॉट अवेलेबल, इसका डेटा अवेलेबल नहीं है तो उसको हम कंसीडर करेंगे नहीं। तो 90,000 विच इज हायर, और एक्चुअल रेंट कितना हुआ है हमें 72,000, तो विच इज हायर, तो हमारा GAV हो जाएगा। यहाँ पे फाइंड कर देता हूँ 72,000। सेकेंड केस देखते हैं हम, 55,000 60,000 का विच इज हायर, और 60,000 आ गया हमारा, और 60,000 को कंपेयर करेंगे 75,000 के साथ विच इज लोअर, तो लोअर आ गया अगेन हमारा 60,000। अब 60,000 और 72,000 को कंपेयर करेंगे विच इज हायर, तो हमारा 72,000 ही हमारा GAV हो जाएगा। हाउस 3 65,000 विच इज हायर, कोई भी केस ले लो 65,000 ही आएगा,
और उससे लोअर लेंगे तो 65,000 आ जाएगा, आपका 58,000 आ जाएगा लोअर लेने के बाद। अब 58,000 को कंपेयर करेंगे हम 60,000 के साथ, तो GAV हमारा आ जाएगा 60,000 विच इज हायर। अब हम अगेन हाउस 4 पे चले गए, तो हम कंपेयर करेंगे 25,000 24,000 को, विच इज हायर 25,000, उसको कंपेयर करेंगे 30,000 के साथ, विच इज हायर, हायर का आ जाएगा हमारा 30,000, हमारा GAV आ जाएगा। अब हम अगेन लास्ट हमारा हाउस 5 बचा हुआ है, करते हैं हम उसे, विच इज हायर 80,000, उसको कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड रेंट के साथ 78,000 के साथ, उसका लोअर आ जाएगा हमारा 78,000, उसको कंपेयर करेंगे 72,000 के साथ, तो हमारा GAV आ जाएगा ये केस में विच इज हायर, तो 78,000। तो बच्चों आप हम आंसर चेक करते हैं हमारा। देखो मैंने आपको कहा था म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट को कंपेयर करेंगे, उसका हायर लेंगे, उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ, उसका जो लोअर वैल्यू रहेगा उसको हम कहेंगे एक्सपेक्टेड रेंट, लोअर ऑफ 3 और 4 मीन्स हायर और स्टैंडर्ड रेंट का, और उसको हम अगेन कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट के साथ, तो हमारा GAV आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको जैसे बताया कि राजेश अ ब्रिटिश नेशनल इज अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 ही ओन्स हाउस इन अ लंडन। जैसे कि मैंने आप लोगों को पता होगा कि रेसिडेंट पर्सन है जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, तो उसको इंडिया की और बाहर की कोई भी इनकम टैक्सेबल है, भले वो रिसीव्ड हो, अराइज हो इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, दोनों भी इनकम उसको टैक्सेबल हो जाएगी इंडिया में। तो अभी ये रेसिडेंट है और ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, विच ही लेट आउट एट €10,000 पर मंथ। द म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ लंडन इज €8,000 ड्यूरिंग द ईयर, मतलब वन टाइम पेमेंट है वो इन प्रीवियस ईयर। द वैल्यू ऑफ €1 इन लंडन एज कम्पेयर टू इंडिया टेकन ₹95, तो 195 ये हमें कन्वर्ट करने के लिए काम आएगा जब हम उसको इंडिया के रुपी में कन्वर्ट करके इंडिया में कैलकुलेट करेंगे टैक्सेबल इनकम। कंप्यूट द राजेश का नेट एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर असेसमेंट 2023। अब आइए आप देखिए, तो आप ये तो पढ़ सकते हो, फिर मैं पढ़ के बता दो। राजेश ब्रिटिश नेशनल इज अ रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया, देयरफॉर इनकम रिसीव्ड बाय हिम और बाय वे ऑफ रेंट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लोकेटेड इन London is to be included in total income in India because he is a resident and ordinary resident in India। तो इसको बाहर की भी प्रॉपर्टी जहाँ बाहर अराइज हो, अक्रू हो, फिर वो इंडिया में टैक्सेबल होगी, यही उसने बताया ऊपर। तो आप चाहिए तो डिटेल में लिख सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ नेट एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर राजेश फॉर असेसमेंट 2023। तो फाइनेंशियल ईयर 21-22। अब एनुअल ग्रॉस टैक्स एनुअल वैल्यू कितना हो जाएगा अपना, कितना रिसीव हुआ है हमें 10,000 पर मंथ इंटू दैट इज 10,000 इंटू 12 मंथ्स $95। ये क्या 95 का, ये मंथ्स है 12 मंथ्स का, और ये रुपी में कन्वर्ट करने के लिए। तो अब अपना आ गया इतना। अब लेस वन टाइम पेमेंट किया अपन ने म्यूनसिपल वैल्यू का इन लंडन, तो 8,000 इंटू 95। अब इसमें बोला नहीं गया है कि म्यूनसिपल वैल्यू किसने पेड किया है किसने नहीं पेड किया है, तो जब तक नहीं कुछ बोला रहेगा तो हम मानेंगे कि पेड बाय दी ओनर। आप देख सकते हैं अपना नेट एनुअल वैल्यू आ गया है। अब हम चलते हैं थर्ड इलस्ट्रेशन पे। आपको इलस्ट्रेशन के साथ साथ अच्छे से कॉन्सेप्ट बताते जाऊँगा, जिससे अगर जो कॉन्सेप्ट छूट जाएगा वो मैं आपको बाद में ही बता दूंगा। Mr. Manas owned a 2-house property, one at Bombay, wherein his family reside, and other at Delhi, which is unoccupied. He lives in a Chandigarh for his employment purpose in a rented house। तो अभी इसमें क्या बोला, मानस ओन करता है 2 प्रॉपर्टी, जिसमें एक बॉम्बे में है जिसमें उसकी फैमिली रहती है, दूसरा प्रॉपर्टी दिल्ली में जो वैकेट है, जो ऑक्यूपाइड नहीं है, और वो खुद कहाँ रहता है, चंडीगढ़ में। क्यों? क्योंकि उसका एम्प्लॉयमेंट वहाँ है। चलो यहाँ तक का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। फॉर एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एट बॉम्बे ही हैज़ टेकन अ लोन ऑफ 30 lakhs एट द रेट 10% पर एनम ऑन 1/4/2020। ही कब उसने लोन लिया 30 लाख रुपए का एट 10% के इंटरेस्ट रेट पे पर एनम पे। कब लिया उसने 1/4/2020 को। ही हैज़ नॉट रिपे एनी अमाउंट सो फार in respect to house property at Delhi. He has taken a loan of ₹5 lakh at the 11% per annum on
1/10/2020 टूवर्ड्स रिपेयर्स के लिए मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम 30,000 का इंटरेस्ट मिलता है। मैं आपको आगे और अच्छे से समझाऊंगा। कंप्यूट द डिडक्शन विच अवेलेबल हिम अंडर सेक्शन 24B फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23 इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेपर ऑन सच लोन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं अंडर सेक्शन 24 डिडक्शन अंडर सेक्शन, इसमें सबसे पहला आता है, इसमें सबसे पहला आता है इसमें सबसे पहला आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन प्रैक्टिस ना अच्छा हो जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है वो 30% ऑफ NAV। सेकेंड आता है जो क्वेश्चन जिस पे है, जिस कॉन्सेप्ट पे वो ये है अपना सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है अपना इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि अब ये पूरा कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो क्या बोला है सबसे पहले, बॉम्बे का प्रॉपर्टी कितने पे 30 लाख का लिया है उसने लोन एट द रेट 10%। 1/4/2020 को ले लिया, अपन 21 का कर रहे हैं 22। तो अभी इस साल में क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा हमें मिलेगा। तो इसका कैसा होता है 3 लाख रुपये आ जाएगा। सेकेंड कहाँ का है, दिल्ली, रुपीज़ 5 लाख का लोन लिया था इसने इंटू 11% पे। कब लिया था 120, अपन 2021 में है। तो अपन कहाँ कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 21-22, यहाँ पे तो फुल ईयर आ जाएगा। तो हम लेंगे रुपीज़ 5 लाख का 11% निकालिए आप लोग। $5,50,000, ठीक है, सॉरी 55,000, सॉरी माई मिस्टेक, 55,000। टोटल कितना हो गया अपना 3,55,000। लेकिन अब मैं आपको पूरा इंटरेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो समरी दिया हुआ है ऊपर, इसमें से ही आप पूरा समझ जाएंगे। तो आप ये पूरे इंटरेस्ट का जो समरी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है इसमें से आप समझ जाएंगे। इससे अच्छा मैं और आपको बता सकता हूँ मैं कि हाँ, आइए अभी आप देखिए, इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इज नॉट डिडक्टेबल। अब देखते हैं, ये वो जो ऊपर का पार्ट है, इंटरेस्ट फ्रॉम नेट एनुअल वैल्यू एट अ ग्रांट, डिडक्शन अलाउड फ्रॉम NAV, लेट आउट डीम। जो लेट आउट प्रॉपर्टी और डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी है उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% मिलेगा ही मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 24 अंडर सेक्शन 24B में फुल्ली डिडक्शन मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो अभी क्या है SOP वाली प्रॉपर्टी है, बट अगर यही डीम टू लेट आउट प्रॉपर्टी होता है, लेट आउट प्रॉपर्टी होता तो पूरा का पूरा डिडक्शन मिल जाता, बट यहाँ तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा वो देखते हैं। हम आगे SOP के प्रॉपर्टी पे, ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, क्योंकि अमेंडमेंट आया था 2019 में, तभी बोला गया था कि आपके पास 2 SOP तक अलाउड है। 2 से ज़्यादा SOP रहा तो आपको डीम टू बी लेट आउट मान लिया जाएगा, या तो लेट आउट मान लिया जाएगा, जैसा भी केस रहेगा। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 24B में वेयर लोन इज टेकन फॉर रिपेयर और रिन्यूअल और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस प्रॉपर्टी, मैक्सिमम 30,000 इन अ टोटल ऑन 1 और 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। मतलब मैक्सिमम 2 प्रॉपर्टी का अगर आपने रिपेयर्स और मेंटेनेंस किया तो सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपीज़ मिलेगा आपको। वेयर लोन इज टेकन फॉर एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, अगर कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन के लिए आपने लिया है तो वो मिलेगा कितने का, इफ़ लोन इज टेकन इन ऑन और बिफोर, इफ लोन टेकन बिफोर इज टेकन बिफोर, इफ लोन इज टेकन बिफोर तो 1/4/2019 के पहले अगर आपने लोन लिया है तो सिर्फ 30,000 रुपीज़ का ही आपको डिडक्शन मिलेगा। बट अगर उसके बाद आपने लिया है तो मैक्सिमम 2 लाख रुपीज़ का मिलेगा। तो अभी उसमें भी कंडीशन है, इफ लोन इज टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/2019 तो एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड विद इन 5 years
from the end of the financial year of the capital was borrowed, the certificate from lenders specify interest payable. No, maximum 30,000 in total in one or two self-acquired property, or maximum 20,000, 20 lakh 2 lakh in total for one or two self-acquired property. मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि अगर आपने रिपेयर से मेंटेनेंस के लिए लोन लिया है तो सिर्फ यहाँ ज़्यादा बेटर समझेगा, आपको चार्ट में घुमा दिया था। तो लोन बोरो किया आपने 1/4/2099 के पहले। तो अगर आपने रिपेयर, एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर के लिए लिया है और रिन्यू के लिए लिया है, रिकंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, तो सिर्फ मैक्सिमम 30,000 का ही मिलेगा आपको। मैक्सिमम 30,000 रुपीज़ का मिलेगा। तो मैंने जब बोला आपको कि हावेवर द टोटल इंटरेस्ट डिडक्शन अंडर ए एंड बी कैन नॉट एक्सीड 2 लाख, मतलब मैं आपको बता दूं इसमें यही बोला है कि अगर एसओपी का केस होगा तो किसी भी केस में आपको 2 लाख के ऊपर का डिडक्शन तो नहीं मिलेगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आपने रिनोवेशन के लिए लोन लिया, उसके ऊपर 30,000 प्लस यहाँ पे 2 लाख, तो आपको क्या लगता है आपको 2,30,000 का मिल जाएगा? नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ 2 लाख का ही डिडक्शन मिलेगा। यही हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो मैंने आपको ट्राई किया कि मैंने अच्छे से आपको पूरा मॉड्यूल का जो चीज़ है, जो भी सेक्शन है, जो प्रोविज़न हमारा बोलता है इंटरेस्ट के ऊपर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने क्वेश्चन के लिए, वो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया। तो अभी हम आते हैं इस क्वेश्चन को यही सॉल्व करने के लिए ट्राई कि हमने रिपेयर के लिए लिया हुआ लोन, अगर हमारा यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा, मैंने लिया हुआ 30 लाख का लोन 10% पे, तो मुझे यहाँ आ गया 3 लाख, और यहाँ मुझे आ गया 5 लाख पे 11% हमारा आ गया 55,000 आ जाएगा। अभी कैसे आएगा वो भी अमाउंट मैं आपको बता देता हूँ। इंटरेस्ट बॉम्बे यहाँ पे कैसा हो जाएगा कि 30 लाख इंटू 10% इंटू 12 डिवाइड बाई 12, फिर आ गया इंटरेस्ट दिल्ली का केस हम लेंगे। अब इसमें 5 लाख अमाउंट है हमारा 11% के बेसिस पे इंटू 12 डिवाइड बाई 12, इसमें आ जाएगा 55,000। एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ, 55,000। तो हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाता है, हमारा टोटल इंटरेस्ट हो जाता है तो 3,55,000। तो आप देख सकते 3,55,000 हो गया। बट क्या हमें पूरा का पूरा डिडक्शन मिलेगा? नहीं, ये रेस्ट्रिक्टेड है कहाँ तक? ₹2 लाख तक। तो और मैं आपको एक और जो मैंने आपको अंडरलाइन करवाया था, इस लाइन का मतलब ये था कि ही हैज़ नॉट रिपेड एनी अमाउंट सो फार। अगर उसने एक भी अमाउंट अभी नहीं पे किया है, मैंने अभी तक एक भी अमाउंट अगर नहीं पे किया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो म्युनिसिपल टैक्स जो होता है, अगर आप वो पेड करोगे तो ही डिडक्शन मिलता है। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट वाला पार्ट है, अगर हमने ड्यू बेसिस पे, तो फिर भी हम उसका डिडक्शन लेते हैं। पेड वाला पार्ट सिर्फ और सिर्फ म्युनिसिपल टैक्स के लिए होता है, और यहाँ पे ड्यू बेसिस पे मिलता है। जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है वो ड्यू बेसिस पे मिलता है। आपने पे किया हो या ना किया हो, आपको इंटरेस्ट चार्ज हो, आप उसका डिडक्शन ले सकते हो। तो अब मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर दिखा देता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एट बॉम्बे 3 लाख रुपीज़ का इसका इंटरेस्ट आ गया, लेकिन रेस्ट्रिक्ट हो गया 2 लाख पे। इंटरेस्ट ऑन लोन रिपेड फॉर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एट दिल्ली 55,000 रेस्ट्रिक्टेड टू 30,000। इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब इन्होंने क्या किया, इसको भी रेस्ट्रिक्ट किया, मैंने तो एक साथ उसको रेस्ट्रिक्शन में डाल दिया। अब इसका 2,30,000 लिया, उसके बाद वापस अगेन हम उसको रेस्ट्रिक्शन कर देंगे, तो हमारा डिडक्शन हमें मैक्सिमम 2 लाख का ही मिलेगा, मतलब 2 लाख का हमें डिडक्शन मिलेगा। तो बस मैंने आपको यही समझाना था, और ये मैंने बहुत अच्छे से ट्राई किया समझाने के लिए। और मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, जो यहाँ पे इन्होंने एक्चुअली ये जो लिखा हुआ है आपको भी लिखना चाहिए, उससे एडिशनल मार्क्स मिलते हैं। मिस्टर मानस कैन क्लेम बेनिफिट ऑफ अ नीन एनुअल वैल्यू in respect of his house property at Bombay, Delhi, since no benefit is derived from him from such properties. He cannot occupy such property due to reason of his employment at Chandigarh, where he live in a rented house.
तो ये क्वेश्चन में जो था वही आपको इसमें सिर्फ इतना बताना था कि हमने कोई भी इनकम गेन नहीं किया है, बिकॉज हमें 2 एसओपी का डिडक्शन 2 एसओपी अलाउड है, तो हम डीम टू बी लेट आउट नहीं मानेंगे। सेकंड वाले को अमेंडमेंट के हिसाब से 2 एसओपी हम ले सकते हैं। तो हमने दोनों एसओपी कर लिया और हमने सम सॉल्व कर दिया। अब ये जो बोला हुआ है सर्टिफिकेट टू बी फर्निश मीन्स कैसा होता है कि अगर आपने लोन पे लिया हुआ है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से, तो वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो आप वो सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। उसके ऊपर ये नोट है, ये कॉमन नोट है, तो आप इसको चाहिए तो एक बार रीड कर लो और इसको याद कर लो 2 लाइन। तो उससे क्या होगा, आपको एडिशनल नोट डालने में बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अभी आप जो मैंने आपको उधर वहाँ पे इंटरेस्ट का पार्ट जो बताया था बहुत अच्छे से, उसको और समरी फॉर्म में इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो आप इसको से अच्छा वही सिर्फ देख लेना, जरूरत नहीं पड़ेगा इसका, ये फॉर्मेट दिया हुआ है। अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। अब इलस्ट्रेशन 4 में हमने जो ऊपर के क्वेश्चन किए थे उसका तो आप स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4, अनिरुद्ध हैज़ अ प्रॉपर्टी हुज म्युनिसिपल वैल्यूएशन इज ₹1,30,000 पर एनम। द फेयर रेंट इज ₹1,10,000 पर एनम। स्टैंडर्ड रेंट हमारा दिया हुआ है 1,20,000 पर एनम। द प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट फॉर अ रेंट ऑफ ₹11,000 पर मंथ थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर। पूरे साल में हमने रेंट पे दिया हुआ है 11,000 पर मंथ के बेसिस पे। अनरियलाइज रेंट, अब हमें यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट दिया हुआ है, तो ये अनरियलाइज रेंट का ट्रीटमेंट हम समझेंगे। अनरियलाइज रेंट मतलब जो रेंट हमें लेना था वो हमें मिला नहीं, अनरियलाइज रेंट, रियलाइज नहीं हुआ हमारा वो रेंट। ऑल कंडीशन प्रिस्क्राइब बाय रूल 4 आर सेटिस्फाई। रूल 4 जो है मैं आपको समझा दूंगा, रूल 4 क्या बोलता है उसको हम ऊपर देख लेंगे एक बार। तो अगर वो सेटिस्फाई दिया हुआ है तो हम इस पूरे, अगर वो सेटिस्फाइड दिया है तो हम उस 11,000 का बेनिफिट लेंगे। तो मतलब हमें कैसा बेनिफिट, मैं आपको समझा देता हूँ कि हमें रिसीव्ड हुआ है, रिसीव्ड नहीं हुआ 11,000, लेकिन उसके लिए भी कंडीशन है। अगर रिसीव नहीं हुआ तो अगर आपको इसका डिडक्शन लेना है, मैं आपको कैलकुलेशन ही करते टाइम बताऊंगा। आगे चलते हैं हम। ही पेड म्यूनिसिपल टैक्स एट 10% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यूएशन। तो म्यूनिसिपल वैल्यूएशन हमारा 1,30,000 दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल वॉज ₹40,000 फॉर द ईयर। कंप्यूट हिज टोटल इनकम, कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। तो अभी आपको देखते ही मालूम पड़ेगा कि ये केस तो कौन सा है, LOP लेट आउट प्रॉपर्टी का है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं हमारा फॉर्मेट। आपको मैंने जैसे कि पहले ही बता दिया था, फॉर्मेट क्या है हमारा, म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट विच एवर इज हायर। जो ये हायर वैल्यू होगी, हायर वैल्यू जो है हमारी ये हायर ऑफ A और B, इसको कंपेयर करेंगे हम और विथ स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करेंगे विच एवर इज लोअर। अब ये जो लोअर आया है इसे हम बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करेंगे हम एक्चुअल रेंट के साथ, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल के साथ। तो अब एक्चुअल रेंट हम निकालेंगे। अब इसका जो हायर होगा उसे हम बोलेंगे GAV। तो हम आपको मैं बता देता हूँ कि 1,30,000 को कंपेयर करेंगे 1,10,000 के साथ, विच एवर इज हायर। तो कहाँ कितना आ गया हमारा अमाउंट, आ गया 1,30,000। एक सेकेंड, 1,30,000 आ गया हमारा हायर और ये हमारा हो गया हायर। और इसको हम स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड रेंट हमारा कितना है 1,20,000, तो इसका लोअर, तो ये लोअर हमारा आ जाएगा 1,20,000। अब मैं आपको बता दूं कि हमें एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना हुआ, तो आपको बता दूं 11,000 × 12 हमारा हो गया 1,32,000 रुपीज़। 1,32,000 रुपीज़ में से हमें अनरियलाइज रेंट कितना, जो हमें नहीं मिला, 11,000 हमें नहीं मिला, तो हमें एक्चुअल में मिला कितना, 11,000 हमें नहीं मिला, तो हमें एक्चुअल में मिला कितना 1,21,000। तो और इसको कंपेयर करेंगे 1,21,000 के साथ विच एवर इज हायर, तो हमारा GAV हो जाएगा 1,21,000 रुपीज़। तो हम अपना आंसर चेक करते हैं। हम आंसर चेक करके मैं आपको रूल 4 जो बोलता है वो भी बता दूंगा। तो हमारा GAV
1,21,000 हो गया। तो देखिए आप अगर इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं, या तो जो मैंने आपको यहाँ पे लिखाया है उसको ही आप फॉलो कर सकते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू उसको फेयर वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे, विच एवर इज हायर होगा, हायर ऑफ अबाव और स्टैंडर्ड रेंट को कंपेयर करेंगे तो विच एवर इज लोअर हो जाएगा। लोअर को हम बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट जब आएगा उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट के साथ। एक्चुअल रेंट आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें अनरियलाइज रेंट दिया है तो इसका हायर, ये हमारा हो जाएगा GAV। अब इसमें क्या बोला गया है कि 10% वैल्यू 10% ऑन 1,30,000 के ऊपर हमने पे किया है म्यूनिसिपल टैक्स, तो हमने यहाँ पे निकाल लिया 1,30,000 के ऊपर 10%, तो ये हमारा आ गया। फिर हमारा NAV आ गया। अब डिडक्शन, तो जैसे कि मैंने आपको बोला था स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है किसके ऊपर, NAV के ऊपर स्टैंडर्ड डिडक्शन आएगा। तो जो 1,08,000 है इसके ऊपर आ जाएगा 30% ऑफ 1,08,000, हमारा ये डिडक्शन हमें मिल जाएगा। और बी के अंडर हमें मिलेगा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल एक्चुअल विदाउट एनी सीलिंग लिमिट। मतलब वैसे भी देखिए LOP के केस में, लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में, जब हमने रेंट पे दिया हुआ है तो हम उस गवर्नमेंट को दिखा रहे हैं हम रेंट अर्न कर रहे हैं। जब हम रेंट अर्न कर रहे हैं तो हम उसके ऊपर सब बेनिफिट्स क्लेम करेंगे। तो जब LOP का केस आता है तो वहाँ कोई भी सीलिंग लिमिट नहीं है। जब सीलिंग लिमिट नहीं है तो जो हमें दिया है वो हमें अलाउड होगा। तो हमें टोटल बेनिफिट कितना मिलेगा, इस टोटल को हम कैलकुलेट करेंगे 72,400 आ जाएगा। तो 1,08,000 में से हम माइनस करेंगे 72,400 तो हमें आ जाएगा 35,600। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं हमारा आंसर आ गया है। आंसर हमें दिया हुआ था, हमें जो मेन इस क्वेश्चन में क्रक्स देखना था हमने उस क्वेश्चन का पूरा ऑडिट कर दिया। ऑडिट करने के बाद हम गए पूरे आंसर को चेक कर लिए, हमारा आंसर सही हो गया। अब मैं आपको बता देता हूँ जो रूल 4 मैं आपको बोल रहा हूँ, ये रूल 4 क्या बोलता है। सॉरी, मैं आपको रूल 4 थोड़ा बता देता हूँ जिससे देखते हैं रूल 4, क्योंकि इस क्वेश्चन में रूल 4 जो है वो अब इसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार मैं आपको थोड़ा सा अगर मैं डिक्टेट कर देता हूँ तो रूल 4 जो है, रूल 4 को हम देखते हैं। रूल 4 में यही बोला गया है, देखिए ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट जो है वो रूल 4 ये रहा। अब इस रूल 4 को जब हम रूल 4 जब हम कर रहे हैं तो इसमें रूल 4 में का मतलब क्या था, जो रूल 4 सेटिस्फाइड बोला इन्होंने, जो भी इन्होंने बोला कि रूल 4 सेटिस्फाइड। रूल 4 सेटिस्फाइड मीन्स क्या कि जो आपको एक्चुअल रेंट मिला है उसमें से जो नहीं मिला है अनरियलाइज रेंट, ये माइनस कर दो। ये माइनस करने के लिए आपको कंडीशन रूल 4 के कंडीशन सेटिस्फाइड होने हैं तभी आप माइनस कर सकते हो। तो आपको रूल 4 क्या बोलता है, टेनेंसी इस बोनाफाइड, बहुत बेसिक है। टेनेंसी जो है हमारा वो बोनाफाइड होना चाहिए, बोगस नहीं होना चाहिए। जो डिफ़ॉल्टिंग टेनेंट है वो वैकेट कर देना चाहिए। जो आपने जिस प्रॉपर्टी पे उसको रखा था टेनेंट को, वो प्रॉपर्टी से वैकेट कर देना चाहिए। और जो टेनेंट था उसको, जो डिफ़ॉल्टिंग टेनेंट था उसको आपने वैकेट तो कर दिया, तो कहीं दूसरे प्रॉपर्टी पे, खुद के ही दूसरे प्रॉपर्टी पे तो नहीं रख दिया आपने तो उसको देखना है कि डिफ़ॉल्टिंग टेनेंट इज़ नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी। मतलब जिसने रेंट पे दिया है, क्या उसने यहाँ अपने एक प्रॉपर्टी से वैकेट करा के कहीं सेकंड प्रॉपर्टी पे तो उसको नहीं दे दिया टेनेंट पे, ये हमें देखना है। ये नहीं होना चाहिए। अगर ये होता है तो रूल 4 सेटिस्फाइड नहीं होता है। अगर रूल 4 सेटिस्फाइड नहीं होता है तो आपको यहाँ पे माइनस करने भी नहीं दिया जाएगा। तो जैसे कि आपने नीचे वाले क्वेश्चन में देखा था 1,21,000 में 1,32,000 में से 1,32,000 में से आपने 11,000 जो माइनस किया था, तो आपको 11,000 माइनस करने नहीं देते तो आपका JV 1,32,000 हो जाता। अगर 1,32,000 हो जाता तो आपका टैक्स अमाउंट ज़्यादा आ जाता। इसके लिए इन्होंने बोला जब आपने अर्न नहीं किया ये 11,000 को तो आपको टैक्स भरने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन आपको देखना होगा कि आपने जो 11,000 अर्न नहीं किया तो क्या आपने रूल सेटिस्फाई किया कि नहीं। आप रूल 4 सेटिस्फाई करोगे तो आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो हम देखते हैं
असेसी हैज़ टेकन ऑल रीजनेबल स्टेप्स। क्या रीजनेबल स्टेप्स? जो उससे पैसा वसूली करने के लिए कुछ भी लीगल प्रोसीडिंग्स है वो आपने लिया है, रिकवरी करने के लिए जो अनपेड वैल्यू है वो आपने रिकवरी करने के लिए लीगल एक्शन लिया है कि नहीं लिया है। बस यही सब आपको रूल 4 में बोला गया है। तो नॉर्मली रूल 4 में आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन में दिया नहीं जाएगा। रूल 4 सेटिस्फाई है तो आप उसका डायरेक्शन ले लोगे, अगर रूल 4 सेटिस्फाई नहीं है तो आप उसमें से -11,000 को नहीं करते। तो हम आते हैं अब इलस्ट्रेशन, जो मैंने आपको इलस्ट्रेशन अपना ये करवा दिया है। इलस्ट्रेशन 3 हो गया हमारा, इलस्ट्रेशन 4 भी हमारा हो गया। मैंने आपको रूल 4 भी समझा दिया, तो मैंने बहुत अच्छे से ट्राई किया है इलस्ट्रेशन 4 समझाने के लिए। अब हम इलस्ट्रेशन 5 करेंगे। अब इलस्ट्रेशन 5 करने के लिए इलस्ट्रेशन 5 हम स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले क्वेश्चन में ही पूरा ऑडिट कर लेंगे। नॉर्मली ये क्वेश्चन इतना और कहीं ना कहीं ऊपर वालों के जैसे ऊपर का सेम क्वेश्चन है, ये सिमिलर क्वेश्चन है। तो हम स्टार्ट करते हैं। गणेश has a property whose municipal valuation rupees 2,50,000 per annum. The fair rent is rupees 2 lakh per annum. Standard rent rupees 2,10,000. Property was let out for a rent of rupees 20,000 per month. 20,000 per month. However, the tenant vacated the property on 31st Jan 2022. मतलब हमारा प्रॉपर्टी वैकेट कितने टाइम के लिए रहा? 2 मंथ्स के लिए। लेकिन हमारा जब टेनेंट पे था, मतलब हमें रेंट कितने मंथ का मिलेगा? 10 मंथ्स का हमें रेंट मिलेगा एंड 2 मंथ्स वैकेट रेंट मिलेगा एंड वैकेट हो गया प्रॉपर्टी। तो जब वैकेट हो गया तो हमें रेंट नहीं मिला। अब हम देखते हैं आगे। अनरियलाइज रेंट हमारा कितना है? 20,000। जो हमने रेंट पे दिया था उसमें से भी हमें 20,000 नहीं मिला है। ऑल कंडीशन प्रिस्क्राइब बाय रूल 4 आर सेटिस्फाइड। रूल 4 के जो भी कंडीशन है वो पूरे के पूरे सेटिस्फाइड होते हैं, तो हमें माइनस करने के लिए मिल जाएगा। तो हम सेटिस्फाई अगर हैं तो हम माइनस करेंगे 20,000 किस में से? एक्चुअल रेंट से। ही पेड म्यूनिसिपल टैक्स 8% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यूएशन। किस पे? 8% ऑफ 2,50,000 के ऊपर आ जाएगा ये अमाउंट। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल वॉज 65,000। जैसे कि मैं आपको बता दूं ये केस है एलओपी का, लेट आउट प्रॉपर्टी का केस है, तो पूरा का पूरा डिडक्शन हमें पूरा मिल जाएगा। कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ गणेश। तो हम यहाँ उसका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कंप्यूट करते हैं। तो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। म्यूनिसिपल वैल्यू हमारा कितना है? 2,50,000। ठीक है। अब इसको हम किसके साथ कंपेयर करेंगे? और फेयर वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है? 2 लाख रुपीज़। विच इज हायर कितना होता है? हायर हमारा आ गया 2,50,000। इसको कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड रेंट के साथ। कंपेयर करेंगे, हमारा ये आ गया 2,10,000। ये हमारा विच इज लोअर। अब ये जो लोअर अमाउंट है इसको हम बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। जब एक्सपेक्टेड रेंट की बात आई तो हम इसका लोअर ले लेंगे 2 लाख। मेरे चार्जर का एक सेकेंड, मेरा चार्जिंग ख़त्म हो गया है मेरे पेन का, तो मुझे चार्जिंग कर लेना होगा, चार्जिंग करना पड़ेगा। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बोला विच इज लोअर, तो विच इज लोअर में हमारा अमाउंट आ जाएगा 2,10,000। अब इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल रेंट हम कैसे निकालेंगे। जो हम एक्चुअल रेंट का अलग से कैलकुलेशन कर लेते हैं। एक्चुअल रेंट को हम निकालेंगे कैसे? हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? 20,000 हमें मिलेगा पर मंथ। हमने रेंट कब से दिया है, कब तक दिया है? 10 मंथ्स के लिए। तो हम इसमें सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या हमने रेंट वैकेट नहीं हुआ होता तो हम कितना अर्न कर सकते। अगर हम अगर रेंट पे होते 12 महीने के लिए तो हम कितना अर्न करते, उसमें हम उसको दिखाएंगे 2,40,000। तो इसमें मेरी गलती नहीं है कि वो वैकेट पे हो गई। मतलब अगर मैं वैकेशन पे नहीं होता, वैकेट नहीं हुई होती मेरी प्रॉपर्टी, तो मैं 2,40,000 कमा गया होता। लेकिन अब मेरा प्रॉपर्टी वैकेट हो गया है तो उसमें मेरी गलती तो नहीं है। तो हमें एक्चुअली रेंट कितना मिला है? तो एक्चुअल रेंट ये केस में हमारा आ जाएगा 20,000 इंटू 10 मंथ्स का कितना हो जाएगा हमारा? 2 लाख रुपीज़। 2 लाख रुपीज़ इसमें से हम अनरियलाइज रेंट जो है हमारा माइनस कर देंगे। कितना है हमारा अनरियलाइज रेंट? अनरियलाइज रेंट है हमारा 20,000।
तो हमारा आ गया 1,80,000। तो ये जो 1,80,000 यही हमारा GAV हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर हमारा वैकेशन का केस आता है तो वैकेशन के केस में जो हायर का अमाउंट होगा ये अप्लाई नहीं होगा। इसके लिए ही सिर्फ एक एक्सेप्शन मैंने आपको स्टार्टिंग में कही थी कि जब अगर आपका वैकेशन का केस आएगा तब मैं डिटेल में बात करूँगा, तो सेम सब कुछ चलेगा। म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू विच एवर हायर होगा, 2,50,000 हमारा आ गया, उसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ, विच एवर लोअर आ गया। लेकिन अब इसको हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट के साथ, बट उसमें हम देखेंगे कि क्या हमने एक्चुअल रेंट कहीं वैकेशन के बाद भी, वैकेशन होने के बाद भी अगर वैकेशन नहीं होता हमारा तो हम उससे ज़्यादा कमा जाते, तो हमारा GAV ऊपर ही होता। लेकिन अगर वैकेशन हो गया तो उसमें हमारी गलती नहीं है। अगर वैकेशन नहीं होती हम ज़्यादा कमाते, लेकिन वैकेशन हो गया तो हमारी गलती नहीं है। तो उस केस में हम जो एक्चुअल रेंट होगा उसी को ही GAV मान लेंगे। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि अगर हमारा एक्सपेक्टेड रेंट 2,10,000 है और हमने दिया होता एक्चुअल रेंट, अगर हम रेंट पे दे देते तो हमारा 2,40,000 आता, पूरे साल का 2,40,000 आ जाता। लेकिन जब हमने देखा कि हमारा 2 महीने पहले ही वैकेट हो गया तो उसमें हमारी गलती नहीं है। मतलब अगर हम वैकेशन नहीं करते तो हम 2,40,000 यहाँ अर्न कर लेते, तो हम इससे तो हायर ही होते। तो इसमें हमारी गलती तो नहीं है, हमारे फॉल्ट नहीं है। तो हमारा जो लोअर अमाउंट है उसी को हम मानेंगे GAV। तो मैं आपको वापस बता देता हूँ, वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट का विच एवर हायर ही लेंगे। लेकिन एक एक्सेप्शन आता है यहाँ पे, जब वैकेशन का केस आता है। वैकेशन में आपको सबसे पहले देखना होगा कि अगर हमने रेंट पे दिया होता पूरे 12 महीना तो क्या हम एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा अर्न करते? हाँ जी, हम अर्न करते। तो अगर हम अर्न कर रहे हैं उससे ज़्यादा तो हम उसी वैल्यू को GAV मानेंगे। अब उसमें से हमने जो वैकेशन किया है, मतलब 2 महीने का हमें रेंट नहीं मिला, वो तो ऑब्वियसली कि हम नहीं लेंगे। अब 20,000 इंटू 10 मंथ्स आ जाएगा 2,00,000 रुपीज़, और उसमें से अनरियलाइज रेंट, क्योंकि रूल 4 हमारा सेटिस्फाइड होता है, तो 1,80,000 हमारा GAV हो जाएगा। अभी जो मैंने आपको बताया था, अब म्यूनिसिपल टैक्स हम लेंगे 8% ऑफ 2,50,000, ये हमने ले लिया। अब हमारा NAV आ गया, NAV हमने ले लिया, NAV हमारा आ गया। NAV के ऊपर 30% हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन आ गया। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन का इंटरेस्ट बोरोवर एक्चुअल लिमिट आ जाएगा, क्योंकि LOP के केस में कोई भी सीलिंग लिमिट नहीं है। तो हमारा 47,000 आंसर आ गया। अब बच्चों मैंने आपका इलस्ट्रेशन नंबर 5 भी बहुत अच्छे से करवा दिया है। तो आप देख सकते हैं हमारा इलस्ट्रेशन 5 तक पूरा कंप्लीट हो गया। मैंने ट्राई किया मैक्सिमम आपको टोटल जो भी आपके डाउट्स हैं वो मैंने सब इसमें कवर कर दिए, कि जिससे आपके डाउट्स आने से पहले ही मैंने ख़त्म कर दिए, क्योंकि मुझे पता था यही सब पोर्शन पे बच्चों को डाउट आते हैं। तो स्टूडेंट हम चालू करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6, जो मैंने आपको पहले समझाया था इंटरेस्ट पे, उसी पे ये क्वेश्चन है। क्योंकि यहाँ दिख रहा है मुझे 9% पर एनम ये सब दिख रहा है, तो हम एक बार रीड करते हैं जहाँ ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि मैंने अभी तक आपको प्री इंटरेस्ट वाला पोर्शन नहीं समझाया है, तो वो शायद आ सकता है इसमें। तो हम पहले देख लेते हैं, चलिए। पूर्वा हैज़ 1 हाउस प्रॉपर्टी एट इंदिरा नगर इन बैंगलोर में हमारा प्रॉपर्टी है। शी स्टे विथ हर फैमिली इन हाउस। द रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन नेबरहुड इज रुपीज 25,000 पर मंथ। देखते हैं इसका क्या रिलेवेंस हमारे आंसर क्वेश्चन में लगता है, क्योंकि अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो इस रेंट का हमें कोई ज़रूरत नहीं। म्यूनिसिपल वैल्यूएशन रुपीज़ 2,80,000 पर ईयर। म्यूनिसिपल टैक्स पेड 8,000 रुपीज़। द हाउस कंस्ट्रक्टेड बिगेन इन 2015। हाउस कब हमने स्टार्ट किया है कंस्ट्रक्शन करने के लिए? 14 मतलब अप्रैल 2015 में, विथ लोन ऑफ रुपीज़ 20 लाख रुपीज़ का हमने लोन लिया फ्रॉम SBI एट 9% पर एनम। तो इससे पता चलता है कि इसमें इंटरेस्ट का पोर्शन का ही कुछ पूछेंगे। ऑन 1/4/2015 द कंस्ट्रक्शन, ये कब लिया लोन? 1 अप्रैल 2015 को। द कंस्ट्रक्शन वॉज कम्प्लीटेड ऑन 30 नवंबर 2017। विद इन 5 ईयर्स में कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं विद इन 5 ईयर्स में कंप्लीट हुआ है। तो ये हमें SOP अगर होगा, अगर SOP का केस होगा तो हम इसमें रुपीज़ 2 लाख का बेनिफिट लेंगे, इंटरेस्ट का बेनिफिट मैक्सिमम। अब हम देखते हैं कि क्या बोल रहा है आगे। द अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट अप टू 31 मार्च 2017 इस रुपीज़ 3,60,000। अब मैं आपको जो मैंने अब तक नहीं समझाया था इंटरेस्ट के पार्ट में सिर्फ एक ही चीज़ मैंने छोड़ा था, वो अब इस क्वेश्चन में आ गया है, तो मैं वो आपको समझा दूंगा। ऑन 31 मार्च 2022
Purna paid rupees 2,40,000 which included rupees 1,80,000 as interest. There was no principal repayment prior to this date. Compute Purna income from house property. अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से, ये एसओपी का केस है तो इसमें इन्होंने ज़रूरत ही नहीं था हमें रेंट का डिटेल देने के लिए, म्यूनिसिपल वैल्यू का डिटेल देने के लिए, म्यूनिसिपल टैक्स का डिटेल देने के लिए, क्योंकि इसमें जो एनएवी होगा वो ज़ीरो होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही डिडक्शन मिलता है, वो डिडक्शन होगा इंटरेस्ट का डिडक्शन। अब जब इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलने वाला है तो मैंने आपको बता दिया मैक्सिमम इंटरेस्ट का डिडक्शन हमें कितना मिल सकता है। एसओपी के केस में मैक्सिमम डिडक्शन हमें रुपीज़ 2 लाख का ही मिलेगा। तो हमें देखना होगा कि हमने कितने का डिडक्शन अलाउ होगा, कितने का डिडक्शन लेने के लिए हम क्लेम कर रहे हैं और हमें एक्चुअल में कितना मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने एक जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं बताया वो मैं आपको बता देता हूँ, जो अब हम देखते हैं वो जो कॉन्सेप्ट मैं आपको नहीं बताया मैंने आपको अब बताता हूँ। फिर उसके बाद वो क्वेश्चन करेंगे और उस क्वेश्चन में से बेसिक था वही था, फिर वो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, इंटरेस्ट ऑन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, यही जो मैंने आपको नहीं बताया इसमें दिया हुआ है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इज अ पीरियड प्रायर टू द प्रीवियस ईयर इन विच प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड इज कंप्लीटेड। तो मैं आपको बता दूं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, अभी विद एग्जांपल बता दूंगा। जैसे कि अभी मैं नीचे क्वेश्चन में बता दूँ, आप एक बार रीड कर लीजिए। इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल फॉर द पीरियड प्रायर टू द प्रीवियस ईयर इन विच द प्रॉपर्टी हैज़ बीन एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट as reduced by any part thereof allowed as a deduction under any other provision of the act can be claimed as the deduction over 5 years। सबसे important चीज़ इन्होंने यहाँ लिखी घुमा के बता के इतना सारा, in equal annual installment commencing from the year of acquisition or completion of construction। अगर आप ये पूरा समझ गए हैं, मतलब जो मैंने रीड के आप सुन चुके हैं, तो अब मैं आपको पूरा नीचे अच्छे से बता देता हूँ आपके इलस्ट्रेशन के साथ। तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा हमें उस थियरी का। हम हैं इलस्ट्रेशन 6 पे। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा प्रॉपर्टी स्टार्ट कब से हो रहा है। प्रॉपर्टी का काम कब से स्टार्ट हुआ? 1/4/2015 से हमारा प्रॉपर्टी का काम स्टार्ट हुआ। कंप्लीट कब हुआ? 30/11/2017 को हमारा कंप्लीट हुआ। तो जिस ईयर में कंप्लीट हुआ उस ईयर से 5 इयर्स तक हमें इक्वल डिडक्शन मिलेगा। तो अब मैं आपको बताऊं सबसे पहले कि जो 2015, 16, 2016, 17 का जो इंटरेस्ट है रुपीज़ 3,60,000, इसको हम आगे के 5 इयर्स में इक्वल डिडक्शन लेंगे। तो अभी जो इक्वल डिडक्शन लेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा? इसमें तो इन्होंने क्लियर कह दिया कि अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट अप टू 31 मार्च 2017 इस इतना। लेकिन अब इसमें प्रोविज़न क्या बोलता है कि जिस ईयर में कंप्लीट हो रहा है, किस ईयर में कंप्लीट हो रहा है 2017-18, उस ईयर से हमें डिडक्शन मिलना स्टार्ट होगा। तो अगर हमारा कंप्लीट कब हो रहा है 2017-18, इस ईयर से हमें डिडक्शन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट ईयर हो जाएगा, 18-19 हमारा सेकेंड ईयर हो जाएगा। ऐसे करते करते हम 5 साल का डिडक्शन लेंगे। तो अब मैं आपको बता दूं कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट जिस ईयर में होगा, जिस ईयर में हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा, उस ईयर से आगे के 5 साल तक हमें पीछे के जो भी इंटरेस्ट का वैल्यू दिया होगा उसका हम आगे 5 साल तक डिडक्शन इक्वल बेसिस पे लेंगे। तो अब मैं वापस आपको इधर रीड करा दूँ अगर डेट के साथ, इसी इलस्ट्रेशन के एग्जांपल के साथ। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड प्रॉपर्टी एक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है। कब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ? 30/11/2017 को। इंटरेस्ट पेबल ऑन प्रीवियस ईयर, जो इसके पहले 31 मार्च 2017 तक का जो भी इंटरेस्ट रहेगा, इसके पहले का इंटरेस्ट बिफोर, वो यहाँ के 5 इयर्स तक डिडक्शन मिलेगा। तो अभी आप समझ गए होंगे मैं क्या ट्राई कर रहा हूँ आपको बताने के लिए कि जिस ईयर में आपका प्रॉपर्टी कंप्लीट होता है कंस्ट्रक्ट होके उस ईयर से आपको बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जो आपने पहले इंटरेस्ट पेड किया होगा उसका इंटरेस्ट हम इस ईयर, नेक्स्ट ईयर, उसके बाद के 3 साल और, मतलब हम टोटल 5 ईयर से उसका डिडक्शन ले सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि हम 3,60,000 का हम बेनिफिट कब से कब तक ले सकते हैं। तो इलस्ट्रेशन 6 पे हम आ जाते हैं।
तो इलस्ट्रेशन 6 में आपको बता दूं कि हमारा असेसमेंट ईयर कौन सा चल रहा है। तो 17-18 हमारा फर्स्ट ईयर होगा, 18-19 हमारा सेकेंड ईयर होगा, 19-20 हमारा थर्ड ईयर, 20-21 हमारा फोर्थ ईयर, 21-22 ये फाइनेंशियल ईयर है सब जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा, 22-23। तो अब इस साल में हमें एक बेनिफिट मिलेगा, क्या मिलेगा, 3,60,000 डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स जो होगा 72,000 रुपीज़ का हमें बेनिफिट मिलेगा। प्लस हमें क्या मिलेगा, जो हमने लोन लिया हुआ है पहले, कितने का, जो हमने पहले लोन लिया हुआ है 20 लाख का लोन लिया हुआ है हमने, कितने महीने के लिए लिया हुआ है, तो पहले से लिया है तो अभी तो चलता रहेगा वो लोन। तो हमें लोन कितने परसेंट पे है हमारा, 9% पे। तो 9% तो 12 डिवाइड बाय 12 हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 20 लाख इंटू 9% पे हमारा आ गया 1,80,000। तो आप देख सकते हैं हमारा टोटल इंटरेस्ट हो जाता है 2,52,000। 2,52,000 हमारा टोटल इंटरेस्ट हो जाता है। तो हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा 2,52,000। बट एसओपी के केस में मैं आपको बता दिया हूँ पहले ही, एसओपी के केस में मैक्सिमम हमें रुपीज़ 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा। 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा तो हमारा मैक्सिमम सीलिंग लिमिट हमें 2 लाख का डिडक्शन मिलेगा, तो उसे हम बोलेंगे लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमारा 2 लाख का आ जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था, मेरा आंसर आया 2,52,000, आपका भी आ गया 2,52,000। और आपको चाहिए तो एक बार आप रीड कर सकते हैं, ये वही जो हमने लिखा है, जो हमने प्रोविज़न पहले ऊपर पढ़ी है वही इसको डिटेल में दिया गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन 7 हम स्टार्ट करते हैं। श्रीमती राजलक्ष्मी owns a house property at Adyar in Chennai. The municipal value of the property is rupees 5 lakh, where rent rupees 4,20,000 and standard rent rupees 4,80,000. The property was let out for 50,000 per month. पर मंथ हमने लेट आउट दिया, तो आप सीधा सीधा समझ सकते हैं यहाँ पे लेट आउट का केस है। लेट आउट का केस है तो हमें इंटरेस्ट का जो पार्ट होगा हमें फुल्ली अलाउड होगा। यहाँ तक के क्वेश्चन को पढ़ने से ये समझ में आता है 50,000 रुपीज़ अप टू December 2021 देयर आफ्टर द टेनेंट वेकेटेड। तो अगर हम दिसंबर तक 9 मंथ्स हमारा होता है, कहाँ से हमने कैलकुलेट किया, 2021 टू 31 मार्च 2021 हमारा 9 मंथ्स होता है। देयर आफ्टर द टेनेंट वेकेटेड द प्रॉपर्टी एंड श्रीमती राजलक्ष्मी यूज द हाउस फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 9 महीने के लिए रेंट पे दिया, उसके बाद जब वेकेट हुआ तो उन्होंने खुद के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो इसमें क्या बोला गया कि पार्टली लेट आउट एंड पार्टली एसओपी का केस है ये। रेंट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर 2021 कुड नॉट बी रियलाइज इन स्पाइट ऑफ द ओनर्स एफर्ट। ओनर्स ने एफर्ट किया, मतलब राजलक्ष्मी ने एफर्ट किया। तो ऑल द कंडीशन प्रिस्क्राइब रूल 4 आर सेटिस्फाई, रूल सेटिस्फाई मतलब जो हमें 50,000 रुपीज़ मिला है 9 मंथ्स के लिए मिलेगा, उसको हम कहेंगे जो हमें मिलेगा 50,000 रुपीज़ कितने मंथ्स के लिए, 9 मंथ्स के लिए कितना होगा हमारा 4,50,000 रुपीज़ होगा। लेकिन उसमें से हम माइनस करेंगे कितना, 2 महीने का, मतलब 1 लाख रुपीज़ हमारा माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमें 2 मंथ्स के लिए नहीं मिला है रेंट। 3,50,000 हमारा आ जाएगा। तो हम आगे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन आगे करते हैं। शी पेड म्यूनिसिपल टैक्स एट द रेट 12% ड्यूरिंग द ईयर। म्यूनिसिपल टैक्स 12% किस पे आ जाएगा, रुपीज़ 5 लाख के ऊपर आ जाएगा। शी हैड पेड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 25,000। एलओपी की केस है तो पूरा का पूरा मिल जाएगा। वैसे भी इसके ये तो सीलिंग लिमिट के अंदर ही है, अगर नहीं भी होता तो पूरा का पूरा हमें मिल जाता। तो अब हम देखते हैं बोरोड फॉर रिपेयर लिया हुआ है, लेकिन एलओपी के केस में तो रिपेयर के लिए लें, किसी के लिए भी लें, वो पूरा का पूरा मिलेगा। एसओपी के केस में हमें रेस्ट्रिक्शन और लिमिट्स चेक करनी पड़ती है। कंप्यूट हर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के आपको क्या समझ में आया, आपको देखना होगा
कि ये पार्टली लेट आउट है और पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में ना, आप जब पढ़ेंगे तो म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ दी प्रॉपर्टी रुपीज़ 5 लाख, मतलब इन्होंने जो 5 लाख दिया हुआ, 5 लाख दिया वो उसी पीरियड का दिया है जिस पीरियड में आप लेट आउट पे थे। मतलब आपने जब तक रेंट पे दिया था 9 मंथ्स का ही इन्होंने डेटा दिया है, कहीं पर एनम यूज़ नहीं किया। आप देख सकते हैं कि इन्होंने 5 लाख दिया है, 4,20,000 दिया है, स्टैंडर्ड रेंट हमें दिया है 4,80,000। तो इन्होंने कहीं पे भी पर एनम नहीं दिया। अगर पर एनम दिया होता तो हमें उसका परसेंटेज निकालना पड़ता। इन्होंने यूज़ नहीं किया। तो अगर यूज़ नहीं किया तो हम मानेंगे, अज्यूम करेंगे कि इन्होंने हमें 9 मंथ्स का ही डिटेल दिया है। जब 9 मंथ्स का डिटेल दिया तो हमारा स्टार्ट म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज़ हायर, और उसका जो हायर होगा, हायर को कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड के साथ, विच एवर इज़ लोअर, जो स्टैंडर्ड होगा उस जो लोअर होगा वो एक्सपेक्टेड, हम उसे मानेंगे एक्सपेक्टेड होगा वो, उसको एक्चुअल रेंट के साथ कंपेयर करके विच एवर इज़ हायर लेंगे। तो अब म्युनिसिपल वैल्यू हमारा इसमें कितना है, 5 लाख रुपीज़ हमारा म्युनिसिपल वैल्यू है। उसको फेयर रेंट पे हम करेंगे 4,20,000, हमारा हायर होगा 5 लाख रुपीज़। और 5 लाख रुपीज़ को हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ 4,80,000 के साथ, 4,80,000 विच इज़ हायर लोअर, तो लोअर जो हो जाएगा 4,80,000। अब ये जो 4,80,000 होगा वो हमारा एक्सपेक्टेड होगा। एक्सपेक्टेड को हम कैलकुलेट करेंगे 3,50,000 के साथ कंपेयर करेंगे। 3,50,000 को कंपेयर करने के बाद विच एवर हायर आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा, ये हमारा है जो 3,50,000, ये हमारा है एक्चुअल रेंट। अब इस 4,80,000 को हम कंपेयर करेंगे 3,50,000 के साथ। तो अब हम देख सकते हैं, अब इसको हायर क्या होगा, GAV हमारा आ जाएगा इस केस में 4,80,000। तो अब हम देखते हैं हमारे आंसर में देखते हैं, और इस क्वेश्चन में और कुछ बड़ा नहीं था। तो हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो क्वेश्चन था इलस्ट्रेशन 7, इससे भी अच्छे क्वेश्चन हैं अपने मॉड्यूल में, तो और वो आगे आएंगे, लेकिन ये बेसिक सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन करने के लिए। तो आप देख सकते हैं GAV अपना आ गया 4,80,000 और जो इन्होंने 10 पर कितना बोला है, म्युनिसिपल टैक्स 12% हमने ले लिया। 12% ऑफ 5,60,000 हमारा NAV आ गया। अब NAV आने के बाद हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लिया 1,26,000, इंटरेस्ट का बेनिफिट भी हमने मिल गया पूरा का पूरा 2,69,000 हमारा इनकम आ गया। अब जैसे कि मैंने आपको पूरा क्वेश्चन बता दिया, इस क्वेश्चन में एक ही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट था जिसे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। तो आप ध्यान देंगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। आप इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी आगे करवाऊंगा उसमें जो आपका डाउट और इसका डाउट थोड़ा अलग रहेगा। तो जैसे आप इधर 5 लाख देखेंगे, यहाँ 5 लाख सिर्फ पर एनम नहीं बोला है, तो हम मानेंगे कि उस 9 मंथ्स के लिए दिया है। तो जो भी लेट आउट का फेयर वैल्यू, लेट आउट का म्युनिसिपल वैल्यू, लेट आउट का स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है सब कुछ। तो लेट आउट कितने महीने के लिए था, सिर्फ और सिर्फ 9 मंथ्स के लिए हमारा लेट आउट था। बस ये इस क्वेश्चन में समझने के लिए। अभी हम आगे चलते हैं, इससे और अच्छे इलस्ट्रेशन हमारे बुक में, हमारे मॉड्यूल में दिए हुए हैं। तो हमारा मॉड्यूल बहुत सारा कॉन्सेप्ट कवर करता है। अब हम सबसे बड़े क्वेश्चन पे जा रहे हैं, जो हमारा इलस्ट्रेशन 8 है। जो हमारा इलस्ट्रेशन 8 है वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है इस हाउस प्रॉपर्टी में अभी तक के। इसमें इलस्ट्रेशन 8 चालू करते हैं। गणेश हैज़ 3 हाउस ऑल ऑफ विच आर सेल्फ ऑक्यूपाइड। अब आप देख सकते हैं 3 हाउस तो पहले हमें मिलेगा नहीं, तो मतलब हमें सेल्फ SOP के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 हाउस प्रॉपर्टी अलाउड है। मतलब एक जो हाउस प्रॉपर्टी होगा उसे हमें मानना होगा DLOP, मतलब डीम टू बी लेट आउट, डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी हमें मान के चलना होगा। मतलब कि हमें मानना होगा कि हमने रेंट पे दिया नहीं है, फिर भी हमें मानना होगा कि हमने रेंट पे दिया और हमें इसका इनकम दिखाना पड़ेगा। अब वो इनकम हम कैसे दिखाएंगे, अब हम वो देखते हैं यहाँ नीचे। अब मैं सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा और बता देता हूँ कि जब ऐसे केस होते हैं कि यहाँ 3 या 4 3 प्रॉपर्टी दी हुई है और सबका सब सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो आपको किसी एक प्रॉपर्टी को मानना है कि ये LOP का डीम टू बी DLOP का केस है। तो इस केस में हमें सबसे पहले इन्हें दिखाना होगा कैलकुलेशन कि हमें सबसे ज़्यादा किस में बेनिफिट हो रहा है। मतलब हमें बेनिफिट किस में होगा, कि हमें टैक्स कम पे करना आ रहा है। मतलब हमारा इनकम जहाँ सबसे कम होगा, जहाँ हमारा सबसे लोअर इनकम होगा, जो लोअर इनकम होगा वही हमारा
जो लोअर इनकम होगा वही हमारा देखा जाएगा कि ये डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी होगा। तो अगर 3 हाउस प्रॉपर्टी दिया है, समझो हाउस 1 में हमारा आ जाता है इनकम 1 लाख रुपीज़ का, इसमें आ जाता है 50K का, इसमें आ जाता है सिर्फ 10K का, तो हम मानेंगे कि हमारा हाउस 3 जो है वो है डीम टू बी लेट आउट, और ये दोनों केस को हम ले लेंगे SOP। ठीक है, तो अब हम देखेंगे आपको कैसे इस क्वेश्चन को करना है। तो पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ, जो मैंने थोड़ी सी मस्ती कर दी है। चलो स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हमारा। पहले हम देख लेंगे किसको हम LOP लेंगे, मतलब किसको हम DLOP लेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं हाउस 1 2 3 म्यूनिसिपल वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है 3 लाख। तो हम हाउस 1 की बात करते हैं। सबसे पहले हमारा दिया हुआ है म्यूनिसिपल वैल्यू दिया हुआ 3 लाख, और इसका स्टैंडर्ड हमें फेयर रेंट दिया हुआ 3,65,000, विच इज हायर हमारा क्या हो जाएगा 3,75,000। अब इसका लोअर लेंगे 3,75,000 और उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ, तो विच इज लोअर, तो लोअर हमारा आ गया 3,50,000। 3,50,000 हमारा लोअर आ गया। ये हो गया हमारा एक्सपेक्टेड रेंट। तो अब जो हमारा एक्सपेक्टेड रेंट है, तो अब इसके हिसाब से हम आगे जाएंगे। और हमारा एक्चुअल रेंट तो कहीं नहीं दिया है, एक्चुअल रेंट हमें नहीं दिया है, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। तो अब हम देखेंगे कि जो JV हमारा क्या होगा। तो अब हमारा इसमें JV हो जाएगा 3,50,000। क्यों? क्योंकि 3 लाख को कंपेयर किया हमने 3.75 लाख के साथ, विच इज हायर हो गया हमारा 3,75,000। उसको हमने कंपेयर किया 3,50,000 के साथ, अब विच इज लोअर, तो हमारा JV हो गया 3,50,000। अब हम खाली सिर्फ JV निकाल रहे हैं। तो अब हम JV के केस में JV निकाल रहे हैं जब हम, तो हम सिर्फ JV की बात करेंगे 3,50,000। हम सेकंड केस देखेंगे, हाउस सेकंड हाउस में हम देखेंगे 3,60,000 और 2,75,000 को हम हायर लेंगे, तो 3,60,000 हो जाएगा। 3,60,000 को कंपेयर करेंगे हम 3,70,000 के साथ, विच एवर इज लोअर, तो 3,60,000 हमारा हो जाएगा JV। अब 3,60,000 हमारा JV होने के बाद हम वापस अब प्रॉपर्टी 3 की बात करेंगे, विच एवर इज हायर 3,30,000 और 3,80,000, विच एवर इज हायर हमारा हो गया 3,80,000। अब 3,80,000 को कंपेयर करेंगे 3,75,000 के साथ, 3,75,000 और 3,80,000, विच इज लोअर अमाउंट हमारा हो जाएगा 3,75,000। तो हमारा 3,75,000 हमारा हो गया JV। अब इस क्वेश्चन में मेन क्रक्स आपका JV निकालना था, और जो कैलकुलेशन आपको दिए हुए इंटरेस्ट के और जो नीचे दिए हुए हम वो देखते हैं JV। तो अब हमारा JV आ गया। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ परचेज, कब परचेज किया है, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ परचेज। अब हम देख सकते हैं हमने लिया है 31 मार्च 1999। अब हमने यहाँ पे बाय किया हुआ है, कंप्लीट किया हुआ है, हमारा परचेज है, हमारा डेट का परचेज, एक सेकेंड, हमने परचेज किया इस डेट पे। इस डेट पे अब म्यूनिसिपल टैक्स हमारा जो है वो 12% है, 12% है हमारा म्यूनिसिपल टैक्स, और 8% 6% इंटरेस्ट ऑन। अब देखिए जो SOP का केस होगा वहाँ पे तो ये म्यूनिसिपल टैक्स का कुछ ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ पे डीम टू बी लेट आउट की प्रॉपर्टी की बात आएगी वहाँ हम इसका बेनिफिट लेंगे, इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर रिपेयर ऑफ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द करंट ईयर। तो अब मैं आपको बता दूँ कि अभी तो मैं सबको डीम टू बी लेट आउट मान रहा हूँ, तो अब मैं सब में म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करूँगा, तो 12% हमारा हो जाएगा 3 लाख का 12%, 3,36,000 हमारा हो जाएगा इसमें, और फिर 3,60,000 के ऊपर हमारा आ जाएगा 8%, 28,800, फिर 3,30,000 के ऊपर आ जाएगा मेरा 6%, 19,800। ये सब वैल्यू में हमारा अब NAV हमारा आ जाएगा, यहाँ पे NAV हमारा आ गया 3,14,000। फिर हमारा दूसरा आ गया NAV, हमारा आ गया NAV 3,31,200, फिर 3,55,200। ये हमारा NAV आ गया। अब NAV आने के बाद हमें डिडक्शन लेना होगा, माइनस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। अब डिडक्शन के लिए हमें क्या बोला हुआ है, सबसे पहले हमें बोला हुआ है कि जो रिपेयर का इंटरेस्ट है, रिपेयर के लिए हमें 55,000 दिया है, और इंटरेस्ट ऑन करंट मनी बोरोड, कब बोरो किया है इन्होंने,
अप्रैल 2015 फॉर परचेसिंग ऑफ प्रॉपर्टी। तो अब मैं आपको बता दूं कि एसओपी के केस में हम क्राइटेरिया चेक करेंगे, लेकिन अगर जब आ जाता है लेट आउट प्रॉपर्टी और डीम टू बी लेट आउट के बाद, तो वहाँ पे हम चेक नहीं करेंगे कि सीलिंग लिमिट है या नहीं है। वहाँ जो भी इंटरेस्ट पे करेंगे और अक्रू होगा वो सबका डिडक्शन मिल जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पहले तो 30% का डिडक्शन मिलेगा, फिर ये इंटरेस्ट का पोर्शन आ जाएगा। तो 30% का जो डिडक्शन है वो आपका 3,14,000 का 30% 94,200। यहाँ तो कुछ नहीं है, तो इसको माइनस करने का जो फिगर आपका आ जाएगा वो आपका हो जाएगा इनकम और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और इधर भी 30% आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 99,360 और फिर यहाँ पे आ जाएगा 1,06,560, ठीक है। और जो इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 55,000, क्योंकि ये है DLOP का केस, तो यहाँ जो भी इंटरेस्ट दिया होगा सबका सब माइनस कर देंगे। तो हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा इनकम फ्रॉम IFHP, यहाँ आ जाएगा हमारा 2,19,800, 1,76,840 और लास्ट हो जाएगा हमारा 73,640। तो आप देख सकते हैं कि जो हमने पहले देख लिया कि जो हमारा तीनों प्रॉपर्टी है उसमें सबसे कम इनकम हमारा कहाँ आ रहा है। तो हमारा सबसे कम इनकम आ रहा है प्रॉपर्टी 3 में। तो अब हम देखेंगे प्रॉपर्टी 3, हम इसको मान के चलेंगे हमारा DLOP। जब हम इसको DLOP मान लेंगे तो हम हाउस 1 और 2 को देखिए, हमारा आंसर जो है वो मैच हो रहा है 73,640 और जो भी है वो। तो अब हम इसमें मान लेंगे कि जो हमारा हाउस 1 है, ऑप्शन 1 हाउस 1 और हाउस 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, हाउस 3 हमारा जो है DLOP है। तो अगर हम ऐसा मान के चलते हैं, तो हम देखते हैं कि इफ हाउस 1 और 2 ऑप्टेड फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शाल बी। तो आप देखेंगे कि जो हमने कैलकुलेशन किया है हाउस 1, 2, 3, अब यहाँ पे जो हाउस 1 है इसमें तो 4 चेंजेस नहीं आएंगे, बट यहाँ जो हमने यहाँ हमारा चेंजेस आएगा, क्योंकि ये जो हमने अमाउंट लिया है 55,000, अगर ये SOP हो गया तो यहाँ मैक्सिमम हमें 30 का ही डिडक्शन मिलेगा मैक्सिमम। और अगर ये तो हमने यही हाउस प्रॉपर्टी 2 में आपको इशू आएगा बार बार। तो अब हम देखते हैं, तो अगर हमने हाउस 1 को और हाउस 2 को SOP ले लिया, अगर हाउस 1 और 2 हमारा SOP है तो हाउस 1 में तो कोई इंटरेस्ट का इशू नहीं है, हाउस 2 में हमारे 30,000 का ही मैक्सिमम हमें डिडक्शन मिलेगा। और तो डिडक्शन अगर 30 का ही मिला, प्लस हमें डिडक्शन वहाँ का जो प्रॉफिट है 1,70,000, हाउस 3 का जो हमें प्रॉफिट आ रहा है ये तो लॉस हो जाएगा हमारा, और 73,640 का हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमारा एट दी एंड प्रॉफिट बचेगा, प्रॉफिट होगा माइनस करने के बाद 73,640 माइनस करने के बाद 30,000, 43,640 का हमें इनकम होगा। अब ये हो गया हमारा ऑप्शन 1 हुआ। अब हम ऑप्शन 2 में जाएंगे, जहाँ पे हम लेंगे, जहाँ पे हमने इसको लिया है DLOP, तो हम वहाँ पे लेंगे ऑप्शन 1 और हाउस 1 और 3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, और हाउस 2 को हम लेंगे डीम टू बी लेट आउट। तब जब हम ऐसा केस करेंगे तो देखिए SOP के केस में आपको ये पूरा का पूरा मिलेगा, क्योंकि विदिन 2 लाख है, 2 लाख तक का मैक्सिमम है, तो वो 175 का पूरा मिल जाएगा। यहाँ तो हमने कुछ लिया ही नहीं है, और अगर हमने इसको DLOP ले लिया तो ये भी पूरा मिल जाएगा हमें। तो हमें मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा, आइए हम देखते हैं। तो देखिए ये यहाँ तो कोई चेंजेस होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट का बात नहीं बोला हुआ है। जहाँ इंटरेस्ट का बात बोला हुआ है, कहाँ बोला है हाउस प्रॉपर्टी 2 और हाउस 3 में। तो जब हम इसे ले लेते हैं डीम टू बी लेट आउट, तो ये हमारा हो जाएगा ये अमाउंट जो हमने फाइंड आउट करके रखा है। लेकिन अगर हम इसे SOP ले ले तो सिर्फ और सिर्फ 175 का ही हमें डिडक्शन मिलेगा, जो मैंने यहाँ पे लिया है। ये इसका तो ज़ीरो हो जाएगा, कुछ आएगा नहीं, क्योंकि ये हमने यहाँ कुछ आएगा नहीं, क्योंकि ये तो हमारा SOP है। SOP के केस में हमारा जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू होता है वो 0 होता है, तो सिर्फ और सिर्फ 175 का डिडक्शन मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं डीम टू बी लेट आउट जो है, हमने 176 का डिडक्शन कहाँ से लिया, हमने यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आ गया, और इसको हमने लेस किया, क्यों, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं इतना, तो ये हमारा फिगर आ गया। अब हम हमारे हाउस 2 और हाउस 3 को SOP लेंगे और इसको DLOP लेंगे। तो इस केस में हम देखते हैं, इस केस में हमें हाउस 2 में सिर्फ 30,000 का डिडक्शन मिलेगा,
और इस केस में यहाँ पे हो जाएगा हमारा 175 का डिडक्शन हो जाएगा। तो अगर हम ये लेते हैं और यहाँ पे तो हमारा कोई डिडक्शन है नहीं, तो हमारे यहाँ पे प्रॉफिट कितना दिख रहा है 219। तो हम 219 का प्रॉफिट लेके चलेंगे और यहाँ पे हमें माइनस करने मिलेगा 2 लाख का मैक्सिमम। देखिए हमें 2 लाख का मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको बोला था 2 लाख का मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा। तो आपका टोटल प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे 19,800। हालांकि आपको यहाँ पे मिलना कितना चाहिए था 175,000 और 30,000 अगर करते हम तो हमारा होता है 2,05,000 होने को, तो हमारा 2,05,000 होता है, बट वो रेस्ट्रिक्ट हो गया है 2 लाख के से, तो हमारा यहाँ हो गया प्रॉफिट। तो आप देखेंगे कि आप तीनों ऑप्शन चूज़ करेंगे, तो अगर आप हाउस 1 और 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड लेते हैं, हाउस 3 को डीम टू बी लेट आउट लेते हैं, तो हमें प्रॉफिट इतना होता है। लेकिन अगर हम वही सेम चीज़ हाउस 1 और 3 को अगर हमने ले लिया अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो और हाउस 2 को अगर हमने ले लिया डीम टू बी लेट आउट, तो हमारा प्रॉफिट बहुत कम हो गया। तो हम जाएंगे ऑप्शन 2 के साथ। तो देखिए सिंस ऑप्शन 2 इज मोस्ट बेनिफिशियल, गणेश शुड opt to treat house 1 and 3 as a self-occupied property, house 2 as a deemed to be let out property। तो आप देख सकते हैं हमारा हाउस प्रॉपर्टी का इनकम आ गया टोटल 1840। चलिए ये हमारा हो गया। अब हम आगे के क्वेश्चन को करेंगे। तो हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट पोर्शन और थोड़ा पोर्शन सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट 9 इलस्ट्रेशन 9 हम स्टार्ट करते हैं। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है सिमिलर पोर्शन है हमारा, सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 7 के जैसा। जहाँ जो कन्फ्यूज़न था वहाँ पे जो मैं आपको समझाने का ट्राई कर रहा था वो यहाँ आपका कवर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। उस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को मैं कंपेयर भी कर दूंगा, जिससे आपका फ्यूचर में डाउट नहीं होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रेम owns a house in a Madras. During the previous year 21-22, 2/3 portion of house self-occupied and 1/3 of portion of house is let out for residential purpose. रेंट कितना मिल रहा है 8,000 पर मंथ। म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज ₹3 लाख पर एनम। आप देख सकते हैं मैं आपको जो बता रहा था वहाँ पे कि वहाँ पे आपको ये पर एनम नहीं दिया था, ये पर एनम नहीं दिया था, ये पर एनम नहीं दिया था। तो यहाँ पे पर एनम दिया हुआ है, मतलब अगर पर एनम दिया हुआ है, अगर यहाँ पे पर एनम दिया हुआ है तो ये SOP एंड LOP को इंक्लूड है, ये टोटल है उसका। तो अगर अब 1/3 पोर्शन हमारा अगर 1/3 पोर्शन हमारा LOP है, तो हमारा म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट का 1/3 कितना होगा, मतलब 1/3 का मतलब हमारा हो गया 1/3 हमारा हो गया 33.33%, 1/3। तो अब हम हर एक चीज़ का 1/3 निकाल देंगे। 1 लाख रुपीस हो जाएगा हमारा। ये क्या किया हमने 3 लाख को डिवाइड बाय 3 कर दिया, 2,70,000 को भी हम डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो 90,000 आ जाएगा हमारा 90,000। और फिर स्टैंडर्ड रेंट को भी हम डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1,10,000। अब हमारा कंपैरिजन जो होगा वो बहुत सही होगा, मतलब अब हमारा कंपैरिजन प्रॉपर होगा। ही पेड म्यूनिसिपल टैक्स 10% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू, मतलब मैं आपको बता दूं 10% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू आप 3 लाख नहीं लेंगे, आप लेंगे 10,000 रुपया। जो हमने निकाला है, जो हमने आपको करके दिया है, ये जो फिगर है 1 लाख रुपीज़, उसके ऊपर हम अपना म्यूनिसिपल टैक्स निकालेंगे। तो बच्चों अब हम इसमें कंपैरिजन, जितने पोर्शन के लिए हमने रेंट लिया हुआ है उतने ही पोर्शन को हम अपने रेंट के पोर्शन से कंपेयर करेंगे। जैसे हमने सिर्फ 1/3 पोर्शन का ही रेंट पे दिया हुआ है, तो 1/3 पोर्शन का कैलकुलेशन हमने कर लिया यहाँ पे। अब 1/3 पोर्शन को हमने कंपेयर करने के लिए हम रेडी करते हैं अभी। चलिए आगे देखते हैं। ही पेड म्यूनिसिपल टैक्स 10%, किस पे होगा 10%, मैं आपको बता देता हूँ 1 लाख के ऊपर। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम म्यूनिसिपल। A loan of ₹25 lakh was taken by him during the year 2017 for acquisition of property। 2017 में उन्होंने लोन लिया था किसके लिए, इस प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए। इंटरेस्ट ऑन लोन पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 was 1,20,000। अब उन्होंने कितना इंटरेस्ट पेड किया है 1,20,000। अब इसके आगे हम चलते हैं इस क्वेश्चन में। कंप्यूट प्रेम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। अब इस क्वेश्चन में जब डायरेक्टली आपको बता दिया गया है कि 1,20,000 उसने पे किया है,
तो हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो ये 1,20,000 है, इसी को हम पहले 2/3 कर लेंगे, इसी को हम पहले 1/3 कर लेंगे। तो हमारा 2/3 का अमाउंट और 1/3 का अमाउंट आप निकाल लीजिए। ये हमारा 80,000 हो जाएगा, ये हमारा 40,000 हो जाएगा। तो ये कहाँ जाएगा? एसओपी के केस में, ये जाएगा एलओपी के केस में। अभी आप सबसे पहले मैं बता दूं, बहुत लोग दिमाग लगाएंगे कि ये जो 25 लाख दिया हुआ है, इसके ऊपर हमें जब बोला हुआ है 25 लाख का लोन लिया है, तो हम क्यों ना 25 लाख के ऊपर परसेंटेज निकाल के हम डायरेक्ट कर दें। बट इसमें परसेंटेज नहीं दिया है और लोन भी पुराना है। तो लोन को आप बता दूं कि लोन जब आप प्रीपे करते हो तो इंटरेस्ट के साथ साथ प्रिंसिपल अमाउंट भी पे होता है। अगर यहाँ पे परसेंटेज दे दिया हो तो और आपको रुपीज़ भी दिया हो तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपको क्वेश्चन में रीपेमेंट का कुछ बताया है, अगर नहीं बताया उसके अकॉर्डिंग हमें आगे चलना पड़ेगा। लेकिन अगर परसेंटेज दिया होता तो आप डायरेक्ट क्या करते, 25 लाख के ऊपर परसेंटेज ले लेते। लेकिन आपका लोन 2017 का है और आज चल रहा है 22-23 असेसमेंट ईयर। तो जो आपको सिंपली करने के लिए उन्होंने खुद दे दिया कि हमारा जो हमने इंटरेस्ट पे किया है वो 1,20,000 ही किया हुआ है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत सिंपल तरीके से हम इसको आप जा सकते हैं आगे। अगर मैं इसको करवाता हूँ यहाँ पे, तो हम सबसे पहले करेंगे एसओपी और लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में। तो यहाँ पे जीएवी हमारा आ जाएगा 0, यहाँ पे जीएवी आ जाएगा हमारा। हमें यहाँ का जीएवी फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो हम जीएवी फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे तो 0 रहेगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। अब उसके बाद हमारा आ जाएगा एनएवी आ जाएगा हमारा, जो भी यहाँ पे तो 0 रहेगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं कि जो हमारा एलओपी के केस में जो जीएवी होगा वो कैसे फाइंड आउट होगा। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, 1 लाख जो हमने निकाला है म्युनिसिपल वैल्यू 1 लाख और 90,000, विच विद हायर हमारा हो जाएगा 1 लाख। अब उस 1 लाख को हम कंपेयर करेंगे, उस 1 लाख को हम कंपेयर करेंगे किसके साथ? हमारे 1,10,000 स्टैंडर्ड रेंट के साथ। इसको लोअर ले लेंगे, जो लोअर होगा हमारा 1,10,000। इसको कंपेयर करेंगे हम हमारे जो एक्चुअल रेंट रिसीव हुआ है। अब एक्चुअल रेंट कितना हमारा रिसीव हुआ? एक्चुअल रेंट हमें मिला हुआ है 8,000 पर मंथ। 8,000 पर मंथ हमें आया है रेंट। तो हमें रेंट आता है 96,000 हमारा रेंट आ जाता है। $96,000 हमारा रेंट आ जाएगा। 96,000 हमारा रेंट आते ही विच एवर इज़ हायर लेंगे। तो अब आप देख सकते हो कि 96,000 हमारा रेंट आ जाता है। तो लेकिन मैं आपको बता दूं कि लोअर जो मैंने ले लिया थोड़ा गलत कर दिया है। मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ कि जो मैंने लोअर लिया यहाँ पे 1 लाख आ जाएगा। मेरा अभी नज़र गया, इस पे ध्यान गया। तो अभी हम देख लेते हैं कि 1 लाख को मैंने जब किया 1 लाख और 90,000, तो ये 1 लाख हमारा म्युनिसिपल वैल्यू और 90,000 हमारा फेयर वैल्यू। उसका जो हायर होगा वो हमारा हो जाएगा हायर वैल्यू। हायर को हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ, विच विद लोअर हो जाएगा हमारा 1 लाख। 1 लाख को कंपेयर करेंगे हम 96,000 के साथ, क्योंकि हमें 8,000 रुपीज़ इंटू 12 मंथ 12 मंथ्स तक मिला हुआ 96,000। तो हमारा यहाँ पे जीएवी आ जाएगा, जीएवी हमारा आ जाएगा 1 लाख रुपीज़। अब 1 लाख रुपीज़ हमारा जब जीएवी आ जाता तो हम यहाँ लिखेंगे हमारा जीएवी 1 लाख रुपीज़। अब हम म्युनिसिपल टैक्स निकालेंगे। म्युनिसिपल टैक्स कितना बोला है? 10% ऑफ 1 लाख, क्योंकि यहाँ पे हमारा म्युनिसिपल वैल्यू 1 लाख है। तो म्युनिसिपल वैल्यू 1 लाख आ गया हमारा है, ये 1 लाख हमारा आ गया जीएवी। अब मैं म्युनिसिपल टैक्स जो 10% है, इस 10% को मैं लूँगा 1 लाख के ऊपर। तो 1 लाख के ऊपर 10% आ जाएगा हमारा 10,000 रुपीज़। तो मेरा एनएवी कितना आ जाएगा? 90,000। अब जब मेरा एनएवी आ गया, अब मैंने इसको कर लिया। अब मैं इसमें से लेस डिडक्शंस करूँगा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। अब जब एसओपी का केस होता है तो यहाँ पे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है। यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा वो हमारा यहाँ पे 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 30% हमारा 90,000 का 30% हमारा हो जाएगा 27,000। अब इस 27,000 के बाद हम माइनस करेंगे सेकेंड पार्ट, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो हमारा इस केस में आ जाएगा, हमने निकाला हुआ है यहाँ पे, हमारा हो जाएगा 80,000 और ये हो जाएगा 40,000। अब ये होने के बाद हमारा आ जाएगा माइनस 80,000 रुपीज़। ये लॉस हो जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 90 माइनस 90 हमारा आ गया 23,000 रुपीज़ का गेन। तो हमारा नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आ जाएगा?
हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा माइनस 80,000, हमारा आ जाएगा लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रुपीज़ 57,000। लॉस हो जाएगा, लॉस कैसे आ जाएगा, ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, इसको माइनस करने के बाद हमारा माइनस में ही आ जाएगा 57,000। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत अच्छे तरीके से कर दिया है। जब आपको दिया हुआ है पोर्शन, उस पोर्शन से आप डिवाइड कर दीजिए म्युनिसिपल वैल्यू को, फिर रेंट को, आपका क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।